तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्फ प्रमोशन पर, हाँ। और खास तौर पर ग्राफिक डिजाइनरों के लिए। मतलब ये एक ऐसा शब्द है ना जिसे सुनकर ही कई क्रिएटिव लोगों को थोड़ी बेचैनी सी होने लगती है। बिल्कुल, एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे अपने काम की तारीफ खुद ही करनी पड़ेगी, जो कि थोड़ा अजीब है। सही बात है, लेकिन आज के दौर में अच्छा काम करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कि वो काम सही लोगों तक पहुंचे भी। एग्जैक्टली। और इसी मुश्किल को समझने के लिए आज हम एड्रियन शॉगनेसी की किताब हाउ टू बी ए ग्राफिक डिजाइनर विदाउट लूजिंग योर सोल के 8वें अध्याय की गहराई में उतरेंगे। और ये पूरा विश्लेषण हमें मिला है डेडिकेटेड डिजाइनर सुनील शर्मा से। उनके चैनल पर कमाल का कंटेंट है। ओह हाँ, उनके काम के तो हम भी बड़े प्रशंसक हैं। तो इस तरह के और विश्लेषण के लिए उनके चैनल को जरूर देखना चाहिए। बिल्कुल। और इस चैप्टर की शुरुआत एक ऐसी लाइन से होती है जो शायद हर डिजाइनर के दिल की बात है। कौन सी? मैं मशहूर नहीं होना चाहता, मैं बस चाहता हूँ कि मेरे साथी मेरे काम को पसंद करें। वाह, ये लाइन तो मतलब सब कुछ कह देती है ना? तो आज हम इसी को खोलेंगे। क्या शोहरत और एक अच्छी प्रतिष्ठा मतलब रेप्यूटेशन एक ही चीज है? अच्छा सवाल है। क्या कभी कभी पैसे से ज्यादा पोर्टफोलियो के बारे में सोचना सही है? और ये जो डिजाइन अवार्ड्स हैं, क्या वो वाकई उतने मायने रखते हैं? हाँ, और हम ये भी देखेंगे कि बड़े डिजाइन स्टूडियो जिनके पास मार्केटिंग के लिए लाखों का बजट होता है, राइट, उनकी दुनिया एक अकेले फ्रीलांसर से कैसे अलग है जो ज्यादातर वर्ड ऑफ माउथ पर ही चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी बड़े सवाल से, शोहरत बनाम प्रतिष्ठा, फेम वर्सेस रेप्यूटेशन। किताब में नेमिल प्रॉडी का एक बहुत ही मतलब चौंकाने वाला उदाहरण है। ओह हाँ, वो तो कमाल का किस्सा है। 80s में तो वो ग्राफिक डिजाइन की दुनिया के सबसे बड़े रॉक स्टार थे। रॉक स्टार से कम कुछ भी नहीं। उन्हें बेस्ट ग्राफिक डिजाइनर वर्किंग टुडे का खिताब मिला था। अच्छा। लंदन के मशहूर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में उनका सोलो शो लगा था जो जबरदस्त हिट हुआ। मैंने पढ़ा उसके बारे में। और उनकी जो मोनोग्राफ थी, मतलब उनके काम पर जो किताब थी, उसकी 1,20,000 से ज्यादा कॉपीज बिकी। 1,20,000 उस जमाने में? हाँ, ये एक अनबिलीवेबल नंबर था। तो फिर मतलब एक मिनट, वो इंडस्ट्री के सबसे बड़े स्टार थे, हर मैगजीन के कवर पर थे, और फिर भी उनका बिजनेस डूब गया? हाँ, 1991 में वो दिवालिया हो गए। ये कैसे हो सकता है? ये तो मतलब किसी भी डिजाइनर के लिए बहुत डरावनी बात है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा पॉइंट है कि शोहरत यानी फेम और प्रतिष्ठा यानी रेप्यूटेशन, ये दो अलग अलग चीजें हैं। शोहरत अक्सर मीडिया की बनाई हुई एक छवि होती है, वो बहुत तेजी से आती है और उतनी तेजी से चली भी जाती है। बिल्कुल, लेकिन प्रतिष्ठा धीरे धीरे बनती है। आपके काम की क्वालिटी पर, क्लाइंट्स के साथ आपके रिश्तों पर, आपकी विश्वसनीयता पर। वो एक धीमी ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। ये दिलचस्प है। तो इसका मतलब क्या ये है कि एक डिजाइनर को शोहरत से बचना चाहिए और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देना चाहिए? नहीं, लेखक ये नहीं कह रहे कि शोहरत बुरी है। ओके। लेकिन अगर आपका पूरा ध्यान सिर्फ मशहूर होने पर है तो आप भटक सकते हैं। बड़ी डिजाइन फर्में अपनी महंगी मार्केटिंग से शोहरत खरीद सकती हैं। हाँ, वो बड़े बड़े ब्रोशर छपाते हैं, अवार्ड फंक्शंस में टेबल बुक करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन एक छोटे या इंडिपेंडेंट डिजाइनर के लिए उसकी असली ताकत उसकी प्रतिष्ठा है। जब क्लाइंट्स आपके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्होंने आपका काम देखा है और उसकी क्वालिटी पर भरोसा करते हैं, तो वो रिश्ता ज्यादा मजबूत होता है। वही प्रतिष्ठा आपको बेहतर अवसर दिलाती है, ना कि सिर्फ मीडिया की सुर्खियां। ठीक है, तो अगर प्रतिष्ठा बनाना ही असली खेल है, तो सवाल ये है कि एक युवा डिजाइनर ये करे कैसे? हाँ। खास तौर पर जब वो अपना करियर शुरू कर रहा हो और उसे पैसे भी कमाने हैं। हाँ। यहीं पर किताब की अगली सलाह आती है जो सुनने में थोड़ी अजीब लगती है। पोर्टफोलियो के लिए काम करो, बैंक बैलेंस के लिए नहीं। हाँ। और ये सलाह अक्सर गलत समझी जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मुफ्त में काम करते रहें। हाँ, ये बहुत जरूरी है समझना। इसका मतलब है कि कभी-कभी ऐसे प्रोजेक्ट्स को हाँ कहें जिनमें शायद पैसा कम हो, लेकिन जो आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का पूरा मौका दें। वो काम जो आपके पोर्टफोलियो को बाकियों से अलग खड़ा कर दे। लेकिन ये सलाह थोड़ी खतरनाक भी लग सकती है, मतलब एक नए डिजाइनर के लिए जिसके पास किराया देने के पैसे नहीं है। सही बात है, ये एक बहुत जायज चिंता है और किताब इसे मानती भी है। अच्छा। आपको अपने बिल्स भरने के लिए काम करना ही होगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपको कोई ऐसा पैशन प्रोजेक्ट मिलता है जो आपकी आत्मा को संतुष्ट करे, तो उसे एक इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट? हाँ, मैट कुक का उदाहरण यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। ओहो, ब्लड एंड फायर रिकॉर्ड लेबल वाला। हाँ बिल्कुल,
उन्होंने उस छोटे इंडिपेंडेंट लेबल के लिए सीडी कवर डिजाइन किए। पैसे बहुत कम मिले, लेकिन वो संगीत से प्यार करते थे। और उस काम का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि उनके डिजाइन्स को जबरदस्त सराहना मिली। उन्हें डिजाइन मैगजीन्स में छापा गया, उनकी प्रदर्शनियां लगी, इंडस्ट्री में उनकी एक अलग पहचान बन गई। लेकिन पैसे? मजे की बात ये ही है, आर्थिक रूप से वो प्रोजेक्ट पूरी तरह घाटे में था। क्या आप बात कर रही हैं? हाँ, उनके स्टूडियो को दूसरे कमर्शियल कामों के मुनाफे से उस प्रोजेक्ट के खर्चों को पूरा करना पड़ा। तो क्या ये इसके लायक था? लेखक के अनुसार हाँ, 100%। उस काम ने उनके लिए भविष्य में ऐसे दरवाजे खोले जो शायद पैसों से कभी नहीं खुलते। तो ये एक तरह का लॉस लीडर है। आप एक प्रोजेक्ट पर पैसा गंवाते हैं ताकि भविष्य में उससे कहीं ज्यादा कमा सकें। बिल्कुल। ब्राउन्स डिजाइन ग्रुप का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। हाँ, उन्होंने खुद की किताबें और पब्लिकेशन शुरू कर दिए थे, है ना? एग्जैक्टली। शुरू में ये सिर्फ अपने विचारों को बिना किसी क्लाइंट की रोक टोक के दुनिया के सामने रखने का एक तरीका था, एक क्रिएटिव आउटलेट। लेकिन धीरे धीरे उनके वही सेल्फ इनिशिएटेड प्रोजेक्ट्स उनका सबसे बड़ा प्रमोशनल टूल बन गए। बड़े बड़े क्लाइंट्स ने वो काम देखा और कहा, हमें भी ऐसा ही कुछ चाहिए। मतलब जब आप जुनून से काम करते हैं तो वो आपके काम में झलकता है। बिल्कुल। वो इतना प्रामाणिक और मौलिक होता है कि लोग उसकी तरफ अपने आप खींचे चले आते हैं। ठीक है, तो पैशन प्रोजेक्ट्स एक तरीका है अपनी प्रतिष्ठा बनाने का, लेकिन पहचान बनाने का एक और सीधा रास्ता है, डिजाइन अवार्ड्स और प्रतियोगिताएं। क्या ये वाकई में इसके लायक हैं? ये हमेशा से एक बहस का मुद्दा रहा है। हाँ। एक तरफ एक बड़ा अवार्ड जैसे D&J का पेंसिल जीतना आपके करियर को रातों रात एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता है। एक तरह का स्टैंप लग जाता है। हाँ, कि आपका काम इंडस्ट्री के सर्वश्रेष्ठ कामों में से है। नए क्लाइंट्स को भरोसा दिलाना आसान हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मैंने सुना है कि इनमें हिस्सा लेना बहुत महंगा होता है और जजों के फैसले भी कई बार बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। बिल्कुल। किताब में लेखक अपना खुद का अनुभव बताते हैं और वो काफी मजेदार है। अच्छा? वो बताते हैं कि एक बार वो एक जूरी में थे जहां उनके साथी जूरी सदस्यों के फैसले इतने बेतुके थे कि उन्हें लगा कि ये सब समय और पैसे की पूरी बर्बादी है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतियोगिताएं सिर्फ एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट बनकर रह गई हैं? हाँ, मतलब काम कितना प्रभावी है इससे ज्यादा ये देखा जाता है कि वो दिखने में कितना कूल या ट्रेंडी है। सही पकड़ा। तो फिर क्या करें? क्या एक डिजाइनर को इन सब से दूर ही रहना चाहिए? नहीं, पूरी तरह दूर रहने की जरूरत नहीं है। लेखक की सलाह बहुत ही संतुलित है। वो कहते हैं अगर आप भाग ले रहे हैं तो इसे बहुत ज्यादा गंभीरता से ना लें। ओके। इसे अपने काम की कीमत आंकने का एकमात्र पैमाना मत बनाइए। जीते तो जश्न मनाएं, अपनी वेबसाइट पर डालें, क्लाइंट्स को बताएं। और अगर हार जाएं? तो निराश होकर ना बैठ जाएं। याद रखें कि ये सिर्फ कुछ लोगों की राय है, आपके काम की अंतिम सच्चाई नहीं। ये एक बहुत ही स्वस्थ नजरिया है। इसे एक अवसर की तरह देखो, अपनी कीमत के सर्टिफिकेट की तरह नहीं। बिल्कुल। तो अगर अवार्ड्स पर पूरी तरह निर्भर नहीं रह सकते तो फिर पहचान बनाने का असली भरोसेमंद तरीका क्या है? शायद लोगों से सीधे जुड़ना। हाँ, और यहीं पर नेटवर्किंग की भूमिका आती है। और नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ पार्टियों में जाकर बिजनेस कार्ड बांटना नहीं है। सच कहूं तो नेटवर्किंग शब्द सुनते ही कई क्रिएटिव लोगों को थोड़ी घबराहट होती है। ये बहुत कॉर्पोरेट और बनावटी लगता है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन किताब इसे नेटवर्किंग के बजाय कम्युनिटी का हिस्सा बनना कहती है। ये अच्छा है। पेशेवर संगठनों, लेक्चर्स और कॉन्फ्रेंसेस में हिस्सा लेना इसी का एक तरीका है। ये जगह सीखने, नए विचारों को जानने और इंडस्ट्री के उन लोगों से मिलने का मौका देती हैं जिनका काम आप सराहते हैं। और ये एहसास भी होता है कि आप अकेले नहीं हैं। हाँ, आप देखते हैं कि दूसरे डिजाइनर्स भी उन्हीं समस्याओं से जूझ रहे हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं। किताब में कॉलेजों के साथ जुड़ने पर भी काफी जोर दिया गया है। ये एक दिलचस्प पॉइंट है। इसके कई फायदे हैं। पहला तो ये कि आपको नई प्रतिभाएं मिलती हैं। आप भविष्य के स्टार्स को उनके करियर की शुरुआत में ही पहचान सकते हैं। राइट। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा आपका खुद का है। जब आप पढ़ाते हैं या किसी युवा डिजाइनर को मेंटोर करते हैं तो आपको अपने खुद के सिद्धांतों को और ज्यादा स्पष्ट करना पड़ता है। आपको बेसिक्स पर वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। पेंटाग्राम की महान डिजाइनर पाउला शेर कहती हैं कि पढ़ाना उन्हें हमेशा जमीन से जोड़े रखता है और डिजाइन की मूल बातें याद दिलाता है। ये एक बेहतरीन बात है। सिखाना खुद सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है,
तो आपने एक मजबूत पोर्टफोलियो बना लिया, आप अपनी कम्युनिटी से भी जुड़ गए। अब इस काम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए? मुझे लगता है यहीं पर प्रेस और मीडिया की भूमिका आती है। हाँ, और ये सेल्फ प्रमोशन का आखिरी और सबसे जरूरी कदम है। अगर आपका काम डिजाइन पत्रिकाओं, ब्लॉग्स और वेबसाइटों पर छपता है तो ये आपकी विश्वसनीयता को बहुत बढ़ाता है। लेकिन ये करते कैसे हैं? क्या आप बस किसी मैगजीन के एडिटर को एक ईमेल भेज देते हैं? शुरुआत में ये मुश्किल लग सकता है, लेकिन किताब में कुछ बहुत सीधी सादी सलाह दी गई है। सबसे पहले पत्रकारों और संपादकों के साथ एक रिश्ता बनाएं, उन्हें स्पैम न करें। अच्छा। लेकिन जब आपके पास सच में कुछ अच्छा और नया दिखाने के लिए हो तो उसे उनके साथ शेयर करें। और सबसे जरूरी बात, हमेशा अपने काम की हाई क्वालिटी तस्वीरें भेजें। हाँ, ये बहुत बड़ी गलती होती है। धुंधली या खराब तस्वीरें भेजना सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। और धैर्य रखना भी जरूरी होगा, है ना? ऐसा तो नहीं है कि आज भेजा और कल छप गया। बिल्कुल नहीं। पत्रकार बहुत व्यस्त होते हैं, उनके पास हर दिन सैकड़ों ईमेल आते हैं। हो सकता है आपके काम को छपने में महीनों लग जाएं। लेकिन अगर आपका काम अच्छा और मौलिक है तो देर सवेर उसे जगह जरूर मिलेगी। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है जिसके बारे में लेखक बात करते हैं। हाँ, इंटरव्यू देते समय सावधान रहने की चेतावनी। एग्जैक्टली। आपकी बातों को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। लेखक अपने एक निजी अनुभव बताते हैं कि कैसे एक पत्रकार ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उन्हें उस रिश्ते को सुधारने में हफ्तों लग गए। इसलिए सलाह ये है कि जब आप इंटरव्यू दें तो स्पष्ट और संक्षिप्त रहें, अपनी बातों पर टिके रहें। हाँ, और अगर आपको जरा भी शक हो तो इंटरव्यू के बाद एक ईमेल भेजकर अपनी बातों को लिखित में स्पष्ट कर दें। ये बहुत ही जरूरी सलाह है, क्योंकि अंत में हर बातचीत, हर इंटरव्यू, हर प्रोजेक्ट आपकी उसी प्रतिष्ठा को बना रहा है जिसे बनाने में सालों लगते हैं। बिल्कुल। अंतिम लक्ष्य 15 मिनट की प्रसिद्धि पाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा करियर बनाना है जो लंबा और संतोषजनक हो, और वो सिर्फ एक मजबूत प्रतिष्ठा की नींव पर ही बन सकता है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो सेल्फ प्रमोशन कोई गंदा शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब अपनी झूठी तारीफ करना नहीं है, बल्कि अपने काम को और खुद को एक रणनीतिक तरीके से दुनिया के सामने रखना है। सही कहा। ये अपने काम को सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने की कला है, चाहे वो पैशन प्रोजेक्ट्स के जरिए हो या कॉन्फ्रेंस में जाकर अपनी कम्युनिटी का हिस्सा बनकर, या फिर प्रेस के साथ एक पेशेवर रिश्ता बनाकर। हाँ, ये सब उसी एक लक्ष्य की ओर जाता है, एक स्थायी और सम्मानित प्रतिष्ठा का निर्माण। और किताब के अंत में एक बहुत ही गहरी और विरोधाभासी लगने वाली बात कही गई है, जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेखक कहते हैं, अगर आप मशहूर होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है मशहूर होने की इच्छा को छोड़ देना। ये तो एकदम उल्टी बात है। मतलब मशहूर होने का तरीका है मशहूर होने की कोशिश ही छोड़ देना। ये तो किसी ज़ेन पहेली जैसा लगता है। हाँ, और शायद यही हमारा अंतिम विचार है जिस पर हम अपने श्रोताओं को सोचने के लिए छोड़ना चाहेंगे। क्या महान काम करने का असली राज प्रसिद्धि की इस दौड़ से बाहर निकलने में ही छिपा है? जब आप नतीजे की परवाह किए बिना सिर्फ काम की क्वालिटी पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो क्या शोहरत और सफलता अपने आप आपके पीछे आती है? और एक क्रिएटिव पेशेवर के तौर पर सफलता का असली पैमाना क्या होना चाहिए? अपने साथियों की प्रशंसा, बैंक में पैसा, या फिर सिर्फ वो गहरी संतुष्टि जो एक अच्छा काम करने से मिलती है?